नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 की जो ज्योग्राफी की पुस्तक है उसको हम पढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर है 4। चैप्टर का नाम है मानचित्र। इसमें हम पढ़ेंगे कि मानचित्र क्या होते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। इसमें प्रिय विद्यार्थियों हम पीछे वाले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ। इनकी क्लासें आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख लेना। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, मानचित्र। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी से शुरुआत कर देनी चाहिए। और एनसीईआरटी से बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी की जा सकती है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें दी हुई है, और जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो फिर आप आगे किसी भी गाइड को पढ़ें, किसी टीचर से पढ़ें या कोई हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक पढ़ें, फिर आप किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानचित्र। चैप्टर है हमारा 4। चैप्टर का नाम है मानचित्र। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप पीछे के जो पर्सन दे रखे हैं उनको पहले पढ़ेंगे, पर्सन को पढ़ के चैप्टर को पढ़ेंगे, ताकि आप जब आप चैप्टर को पढ़ें और वो पर्सन आपके दिमाग में जो पीछे दे रखे वो चले। हो सकता है कई बार ऐसा होता है एग्जाम में पीछे वाले पर्सन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें पीछे पर्सन दे रखे हैं, एक बार उनको हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। तो आपको ये पर्सन पढ़ के आपको पता करना है कि प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं। मानचित्र और खाका के बीच में अंतर बताइए। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न हम इसलिए पहले पढ़ रहे हैं ताकि जब हम पूरे पाठ को पढ़ें तो ये प्रश्न आपके दिमाग में रहे कि पीछे इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए थे। प्रश्नों को पढ़ने से हम पाठ में पढ़ते समय इधर उधर हमारा ध्यान नहीं भटकता है और ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित रहता है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। जलाशयों को, पर्वतों को, मैदानों को। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये मानचित्र वाले पाठ के पीछे प्रश्न दे रखे हैं, इनको हम देखा। अब हम पाठ को पढ़ेंगे तो प्रश्न आपके दिमाग में चलेंगे, और अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो फिर आप दोबारा चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि यही तरीका होता है। ऐसा नहीं कि मैं समझ में नहीं आ रहा और हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं करना है। चीज़ों को जब तक चीज़ें समझ में नहीं आए, चीज़ें याद नहीं हो, चीज़ों को चाहे कितनी बार पढ़ना पड़े, उन चीज़ों को रटना नहीं है, बार बार पढ़ना है। कहते हैं कि चीज़ों को रटने के बजाय एक चीज़ को आप 10 बार पढ़ो, वो चीज़ आपके दिमाग में स्थायी हो जाती है। और अगर आप रटने बैठ गए तो वो चीज़ कितनी ही रट लो, दिमाग में से निकल जाएगी। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। हमने पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। इस स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यहाँ पर है कि मानचित्र क्या है, उसके बारे में उस मानचित्र की परिभाषा है। आपसे मानचित्र की परिभाषा स्टेटमेंट में पूछे तो आप क्या बताओगे। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है।
लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्रों में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ज्योग्राफी को जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास एक एटलस होना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारी एटलस आती है। आपको जो अच्छी लगे, अच्छी तरीके से समझ में आए, वो एक एटलस आप रखिए, क्योंकि एटलस में जो चीज़ें हम देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में उनकी एक दिमाग में इमेज होती है, वो बन जाती है और उस चीज़ को हम भूलते नहीं हैं। पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाते हैं, देखी हुई चीज़ें हम भूलते नहीं हैं। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज़ में चैप्टर में ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, फिर भी हमारी जानकारी के लिए एनसीईआरटी से कहीं से फैक्ट टूट सकता है, तो इसके लिए हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए। भौतिक मानचित्र क्या होता है? यहाँ पर आपको चीज़ें दे के पूछेंगे कि ये चीज़ें किस मानचित्र में आती हैं। यहाँ एनसीईआरटी में 3 प्रकार के मानचित्र दे रखे हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। इसमें आपको किसी का उदाहरण दे के पूछ लेंगे निम्न में से कौन से मानचित्र में आता है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उचावच मानचित्र कहा जाता है। आपसे पूछे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए हम किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे? भौतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आपसे पूछे राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए किस प्रकार के मानचित्रों का उपयोग किया जाता है? तो राजनीतिक मानचित्र। इसमें सीटेट में तो इसमें से उदाहरण देके सीधे से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से मानचित्र में चीज़ें रखी जाती है। तो आपको कुछ भी पढ़ो, चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कोई भी लाइन कहीं से उठा के एनसीईआरटी में चीज़ें हैं वो सीधी पूछी जाती है, तो कोई भी लाइन एग्जाम में पूछी जा सकती है। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। पूछा जाता है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं और कौन कौन से होते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। ध्यान रखना है, मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जनवरी 2024 में आने वाली, तो ये क्लासें आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। आप इन क्लासों को देख लें। एसएसटी सब्जेक्ट में आपके प्रश्न बाहर नहीं जाते हैं। जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की 9 किताब है, उन किताबों से सीटेट में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है। और अगर आप सीटेट में किसी गाइड को पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, गाइड में से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। दूरी क्या है? मानचित्र एक आरेखण होता है। वैसे ये जो क्लासें हैं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो उनके लिए समान रूप से उपयोगी है, परंतु सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। इसमें आपको दूरी क्या होती है, मानचित्र का जो घटक है दूरी क्या होती है, उसे किन चीज़ों को उसमें रखा जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, लेकिन इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किमी है। यहाँ पर समझाया जाता है कि
मानचित्र पर दूरी को बैलेंस किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि जैसे अपन समझते हैं कि एक एरिया है वो बहुत बड़ा है, उसको छोटे बिंदु के रूप में मानचित्र पर दिखाना है तो कितनी सावधानी पूर्वक उस चीज़ को दिखाना है ताकि उसकी जो दूरी है वो मेंटेन रहे। जैसे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया जाता है। 10 किलोमीटर की जो दूरी होती है उसको मानचित्र पर 2 सेमी से, देखो कितनी सावधानी से, एक आप 10 किलोमीटर किसी दूरी को चल के तय करते हैं, उसको 2 सेमी से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेमी स्थल 5 किमी को दर्शाएगा। आपकी रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किमी। इस प्रकार का पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के 500 किमी को दर्शाता है। इस छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाता है। इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देख लेना और ये फैक्ट है, इनको याद कर लेना। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक चित्र जो आपका दे रखा है, इस चित्र में आपको अगर मानचित्र का आपको दिशा का ज्ञान है तो फिर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा स्थान किस दिशा में है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक दिशा का जो चित्र दे रखा है, वैसे तो आप दिशा का ज्ञान रखते होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, फिर भी मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपका है प्रधान दिग्बिंदु। ये आपकी इस प्रकार का जो चित्र होता है, इसका अगर आपको नॉलेज है तो आप दिशा किसी से आपको पूछे कि आप जहाँ पर खड़े हैं उससे मानो कि आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से आपको अगर इस चित्र का नॉलेज है तो आप किसी भी दिशा की जानकारी बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसलिए आपको ये दिशा का ज्ञान होना, ये बेसिक नॉलेज है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। यहाँ पर उत्तर दिशा है, यहाँ दक्षिण है, यहाँ पश्चिम और यहाँ पूर्व है। इन 4 दिशाओं की जानकारी सभी को होती है, पर बीच वाली जो दिशा है शायद इसकी जानकारी कुछ को होती है कुछ को नहीं होती है। उत्तर जो पूर्व की बीच की जो दिशा है उसको कहते हैं उत्तर पूर्व, और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को कहते हैं दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं उत्तर पश्चिम। आप मानो कि आपका नाम है राम, आपसे पूछे कि कोई व्यक्ति है, मानो कि राम यहाँ पर खड़ा है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, आपसे पूछे कि कोई व्यक्ति है राम, वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। कोई व्यक्ति है श्याम, वो उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। आप यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। अब इनकी स्थिति आपसे पूछ ली जाती है कि वो व्यक्ति उत्तर पश्चिम में खड़ा है, वो कहाँ पर खड़ा है, तो इस दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए। दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्सर उत्तर दिशा लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दर्शाया गया। इस चित्र के बारे में बात करी, उसी के बारे में बता रहा है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। अब आपसे पूछे कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं? जो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं उनको कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की दूरी, मानचित्र का तीसरा जो घटक है वो प्रतीक। पहला दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा है प्रतीक। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना
संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते तथा आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, इसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये क्या होते हैं? ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। जो ये आपको चिन्ह दिख रहे होंगे, ये इनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है और ये रूढ़ चिन्ह होते हैं। जिस प्रकार रेल लाइन के लिए, बड़ी लाइन के लिए इस प्रकार से चित्र दिया होता है और जो मीटर लाइन के लिए इस प्रकार से, रेलवे स्टेशन के इस प्रकार से। ये प्रिय विद्यार्थियों, मानचित्र को मतलब जो प्रतीक होते हैं उनके द्वारा चीज़ों को दर्शाया जाता है। जिस प्रकार हम चौराहे पर रुकते हैं, लाल बत्ती, हरी बत्ती जो रुकने का, चलने का दिशा निर्देश देती है, उस बत्ती से हम समझ जाते हैं कि ये हमें रुकने को कह रहा है, अब हमें चलने को कह रहा है। वही प्रतीक वाली चीज़ इसमें बताई गई है। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाया गया। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र क्या होते हैं? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा मानचित्र कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज़ को आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। पहले के ज़माने में हम किसी के घर का रास्ता नहीं जानते थे तो वो हमें कहते थे इतना सीधा चलना, फिर बाएं मुड़ना, फिर दाएं मुड़ना। इस प्रकार की हमें एक कच्चा चिट्ठा बना के दिया जाता था। आज के समय में वही चीज़ है, जब ऑनलाइन ज़माना है, हम किसी के घर जाते हैं, हमें उनका रास्ता पता नहीं है, फिर भी हम उनसे बोलते हैं कि आप लोकेशन भेज देना, हम आ जाएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर है और वहाँ पर हम आसानी से पहुँच भी जाते हैं। पहले की चीज़ें क्या होती थी कि चीज़ें बताई जाती थी कि इतने किलोमीटर सीधे चलना, फिर दाएं चलना, फिर बाएं मुड़ना। आजकल सीधा सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें आसान हो गई है। एक छोटे क्षेत्र, खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मानचित्र वाला चैप्टर हमारा पूरा हो गया। बहुत ही सरल सा चैप्टर था। इसमें कुछ हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी में होनी चाहिए और इस चैप्टर को आप अगर समझ में नहीं आता तो 2-3 बार पढ़ लेना। और यहाँ से हो सकता है कोई सरल प्रश्न जिनको हम बोलते हैं एग्जाम में कोई प्रश्न पूछ ले, और बाकी के ये समझने के लिए है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मित्रों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एनसीईआरटी बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आप यूट्यूब पर ज़रूर जुड़ना, क्योंकि हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से स्टार्ट किए और कोशिश करेंगे 10 तक की एनसीईआरटी हम पूरी पढ़ें। प्रिय विद्यार्थियों, एक स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो एनसीईआरटी की जो बेसिक नॉलेज होता है वो सबसे पहले ग्रहण करें, फिर आप जो किताबें होती है अदर कोई पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।